क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट यूज फॉर कॉन्क्रीट? आरआरबी जी, आरआरबी जी नहीं, आरआरबी एसएससी में पूछा गया है ये, जो कि लास्ट एग्जाम 15 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट 5 तरह के होते हैं, जिसमें से 3 इसमें दिए हुए हैं। पहला रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। और पुल आउट टेस्ट, ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट इसका पूरा नाम है, ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ये डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट है ना, ये जो है ना, ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसमें मटेरियल का डिस्ट्रक्शन होता है इन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। बाकी जो है इसमें मटेरियल का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है इन प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। तो चलिए इसका नेक्स्ट, इसका आंसर देखते हैं क्या हम सही है। जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा डी। हमने जैसा कि टिक लगा रखा है डी। तो और बाकी के भी जितने जो कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, ये है मैच्योरिटी टेस्ट, पुल आउट टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट, जिसको स्मिथ हैमर टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें जो है ये अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट जो है, ये फ्रीक्वेंटली यूज में लिया जाता है, मीन्स ज़्यादा फेमस है। ठीक है, या ज़्यादा यूज में है, ये बोल सकते हैं। और एक बात कि जो रिबाउंड हैमर टेस्ट होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा जो लेयर का 30 mm डेप्थ तक का, ठीक है, सरफेस लेयर का 30 mm डेप्थ तक देता है। और ये सुइटेबल होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 20 MPa से 60 MPa का जो कॉन्क्रीट होता है उसमें सुइटेबल होता है। ठीक है, तो ये इतना इसके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगा। हाँ, एक चीज़ और, ये जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, मीन्स इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होना है, तो इसी से समझ में आ रहा है कि ये मतलब इमेच्योर कंक्रीट में होगा नहीं, ये तो मतलब हार्ड कंक्रीट पे टेस्ट होता होगा नहीं। तो ये काफ़ी है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, सॉरी 21 पे चलते हैं, 21 छूट गया था। क्या बोल रहा है? इन जनरल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखते हैं, पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ सीमेंट। इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सीमेंट अगर यूज़ करोगे अलग अलग, तो अलग अलग मटेरियल है तो उसका अलग अलग ये थर्मल कोएफिशिएंट होगा, अलग अलग उसका एक्सपेंशन होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन है सी, ये बोल रहा है सीमेंट कंटेंट। या सीमेंट कंटेंट अगर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, वहाँ जहाँ कम होगा वहाँ कम होगा एक्सपेंशन, ये तो इस पे भी डिपेंड करेगा। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? टाइप ऑफ एग्रीगेट। हाँ, टाइप ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो एग्रीगेट के लिए कई सारे मतलब हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं एग्रीगेट, है ना। तो एग्रीगेट एक्चुअली क्या स्टोन से होते हैं, तो अलग अलग स्टोन हो सकते हैं, तो वो उसका तो स्पेसिफिक या और थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग हो ही सकता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा डी, क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है इनसिग्निफिकेंट होता है, तो ये आंसर डी होगा इसका। इसका आंसर भी देख लेंगे हम लोग, डी होगा। और फिर क्वेश्चन में 23 पर मूव करते हैं। 23 क्या है? द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर आई एस, ये आई एस होगा, आई एस एजुकेशन, शुड नॉट बी लेस देन। आंसर होगा 30 मिनट्स। और ये तो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट या फिर 10 आवर्स। इसी तरह से कुछ और भी इसमें हम लोग याद करेंगे, जैसे क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है, इसके लिए जो होता है 5 मिनट्स होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है सिमिलरली। और क्या होता है? हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 3.5 आवर होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर होता है। और फिर एक और आता है, एक और बात करो तो उसको भी आपको याद रखना चाहिए, लो हीट सीमेंट। इसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर होता है। तो ये जो हो गया, यही तीनों जो हैं आपको याद होने चाहिए। बाकी सबका जो है 30 मिनट्स इनिशियल सेटिंग टाइम, बाकी और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 10 आवर्स होता है, 600 मिनट भी हो सकता है उसको। तो ये है इसका आंसर भी आपको दिखा दूँ मैं बुक में, हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, the property of fresh concrete in which the water in the mix tends to rise to the surface while placing and compacting is। तो देखो, जब भी हम लोग कंक्रीट को प्लेस करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि कॉम्पैक्शन करा जाता है, तो अगर प्रॉपर्ली मिक्स नहीं है कंक्रीट, तो क्या होता है कि सरफेस पे कभी कभी वाटर आ जाता है, या फिर कई बार होता है कि एग्रीगेट आ जाता है। तो ये जो ऊपर जो आ जाता है, एग्रीगेट आ जाए या वाटर आ जाए, ये सेग्रीगेशन कहलाता है। लेकिन क्या है ना कि जब वाटर आता है तो उसका स्पेशल एक नाम दे दिया गया है, ब्लीडिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है, वाटर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? आंसर ब्लीडिंग लगाएंगे। ठीक है, अगर एग्रीगेट सेपरेट हो रहा होता तो उस केस में हम लोग क्या सेग्रीगेशन मारते हैं। ठीक है, चलिए अब आंसर की तरफ मूव करते हैं।
ठीक है। हाँ, और हमने एक क्रीप के लिए भी यहाँ पे लिख रखा है। जो क्रीप होता है क्या होता है, एक कांस्टेंट लोडिंग पे जो डिफॉर्मेशन होता है लॉन्ग टाइम में, वो होता है। और ये हाँ, क्रीप मेन जानकारी ये है कि जो क्रीप का वेरिएशन है वो कैसे है। क्रीप जो है कब बढ़ेगा या कब इंक्रीज करेगा, जब ह्यूमिडिटी लो हो, एग्रीगेट कंटेंट लो हो, या फिर सीमेंट कंटेंट हाई हो, एयर इंट्रेनमेंट एयर इंट्रेनमेंट ये भी हाई हो, या वाटर सीमेंट रेशियो भी हाई हो। इन सारे केस में क्या है। और एक और टेम्परेचर भी हाई हो, यहाँ स्पेस नहीं है। टेम्परेचर भी हाई होने से ये बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 का मूव करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन है, एयर इंट्रेनमेंट इन कॉन्क्रीट इंक्रीजेस। तो बता दो मैं, एयर इंट्रेनमेंट जब होता है तो क्या होता है कि वर्केबिलिटी इनहेंस हो जाती है, और क्या है कि जो परमेबिलिटी है उसकी वो रिड्यूस हो जाती है। ये दो चीज़ें आपको याद करनी होगी कि वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। परमेबिलिटी वाला खासकर याद रखना, वो भूल जाएंगे कई बार, उल्टा लगेगा कि एयर बॉयज मतलब एयर आएंगे तो हो सकता है बॉयज बढ़ेगा, और क्या होगा कि परमेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है। हाँ, और एक बात हम लोग देखेंगे, ये जो एयर इंटरनमेंट की वजह से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है 10 to 15% के अबाउट। और ये क्या है, लाइट वेट कॉन्क्रीट होता है जब अगर एयर इंटरनमेंट हम लोग करते हैं, और एयर इंटरनमेंट से जो ये रिस्क होता है सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग का, ये भी रिड्यूस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, 26 को क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। देखते हैं ये सही है कि नहीं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नहीं। क्या, एग्रीगेट एग्रीगेट अपॉन सीमेंट। देखो, मतलब इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब ये टोटल का वैल्यू क्या है बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा वर्केबिलिटी। ठीक है, तो देखो अगर इसको बढ़ा, ये टोटल वैल्यू बढ़ा किस केस में बढ़ सकता है, एग्रीगेट कंटेंट बढ़ा दो, सीमेंट कंटेंट घटा दो, या फिर सीमेंट कंटेंट को कांस्टेंट रहने दो, है ना। तो इन सब केस में बढ़ सकता है। तो एग्रीगेट कंटेंट फाइनली बढ़ रहा है और सीमेंट घट रहा है। तो एग्रीगेट कंटेंट बढ़ने से क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो उसको सीमेंट ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वर्केबिलिटी के लिए या कंबाइन करने के लिए। तो उस केस में सीमेंट यहाँ पे तो पूरा ये कम पड़ जाएगा अगर इस टोटल वैल्यू को बढ़ाया जाए तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट बी, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। हाँ, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना अच्छा ग्रेड होगा उस उतना बड़ा वर्केबिलिटी देगा। जैसे कि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जो होता है वो आपको डिजायर वर्केबिलिटी देता है, अब पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट जो होते हैं वो ये वर्केबिलिटी लेस देता है। टाइम ऑफ ट्रांजिट क्या होता है, जो जहाँ प्लेस करना है वहाँ तक आपको कंक्रीट को ले जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम ऑफ ट्रांजिट कहलाता है। तो एक बात बताओ, टाइम जैसे जैसे पास होगा तो सीमेंट तो सेट होते जाएगा धीरे धीरे, तो वो तो वर्केबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो ये भी आंसर गलत है। तो आंसर इसका डी होने वाला है, ये वाला पेपर होगा नहीं। ठीक है, यस, आंसर डी नहीं होगा, ये गलत लिख रखा है, आंसर बी होगा इसका। या क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट। ये जो होता है 0.000, ऐसे 000 नहीं बोला जाता, 0003 बोला जाता है, लेकिन ठीक है, ये आंसर सही होगा। इसमें देखिए आई एस कोड 456/2000 क्लॉज नंबर इतना में दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट इन स्ट्रक्चर एज पर आई एस 456। ये 45 मीटर होता है, आई एस कोड का रिकमेंडेशन है, इसको भी याद रखना है आपको। यस, आंसर सी। 29 नंबर क्वेश्चन, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू यूज इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट एज पर आई एस 456। देखिए आरसीसी का पूछ रहा है, आरसीसी में कौन सा मिनिमम ग्रेड, M20 यूज़ करा जाता है। ठीक है, और दूसरा बात करें अगर, तो इसका आंसर तो ये हो गया, M20 वाला आंसर हो गया। चलिए इसको पहले चेक कर लेते हैं, सही है, सही होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा, ये भी गलत लिखा हुआ है, आरसीसी का M20 होगा। आंसर बी। देखो वाटर टैंक का याद रखना चाहिए आपको, वाटर टैंक और डोम्स का M30 मिनिमम ग्रेड यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। सी वाटर में अगर वर्क कर रहे हो और आरसीसी से वर्क कर रहे हो तो M30 यूज़ करना पड़ेगा मिनिमम, और पीसीसी कर रहे हो तो M20 कर सकते हो मिनिमम। वही पोस्ट टेंशन पीएससी कर रहे हो तो उसमें 30 होगा, प्री तब उसमें 40 होगा मिनिमम ग्रेड। ठीक है, तो
चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला स्टेटमेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। देखते हैं क्या सही है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? 5000 रूट ओवर एफसी क्या, एफसी क्या, तो ये तो एफसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो बिल्कुल सही बात है, ये सही होगा, ये होगा सही। फर्स्ट स्टेटमेंट सही। सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ? ब्रिटलनेस ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नहीं, ये गलत लिखा है। एक्चुअली जो एम ग्रेड जो होता है, M20 M30, जितना ज़्यादा आप बढ़ाते चले जाओगे तो उसकी डक्टिलिटी घटती चली जाती है और ब्रिटलनेस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसी से आंसर तक पहुंच सकते थे। कैसे? जैसे इसमें 1 सही है, इसमें 1 वाला टिक कर लेंगे पहले, फिर दूसरा नहीं होना चाहिए। इसमें 2 है तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें भी 2 है तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो आंसर डी। ऐसे हम लोग टिक कर सकते थे, लेकिन फिर भी थर्ड स्टेटमेंट बताएं, द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। शियर स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला होगा टाउ सी मैक्स, इसको देखते हैं। ये कितना होता है? शेयर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, तो क्या 0.63 होता है रूट ओवर एफ सी के। ये भी एफ सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बिल्कुल सही बोला है इसमें भी, इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 and 3 इज करेक्ट। 31 वो है, डैश डैश टेस्टिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मीन्स ऑफ एनडीटी, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली यूज फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ये हमने पहले भी बात करा था, ये होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। और ये सेम डिस्कशन हमने पहले भी कर चुका है। पहले वाला क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन था शायद, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? इन विच केस विल द परमिशिबल इंक्लाइन इन द बेल्ट कन्वेयर बी मैक्सिमम। इंक्लिनेशन जो है कौन सा कन्वेयर में मैक्सिमम होता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्टली। फाउंड्री स्टैंड वाला जो कन्वेयर है उसमें, और ये होता है अबाउट 25 डिग्री। हमने भी याद कर लिया, आप भी याद कर लीजिए। यहाँ पे हमने लिखवा रखा है, ऑप्शन बी होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 33, इन केस कॉन्क्रीट इज ट्रांसपोर्टेड बाई पंपिंग द स्लम्प ऑफ द कॉन्क्रीट शुड बी। देखिए इसमें क्या है, जो पंपिंग के लिए पंपिंग करा जाता है किस किस में करा जाता है? जैसे कोई हाईरेज बिल्डिंग है वहाँ भी करा जाता है, या फिर कभी वाटर के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रेमी पाइप की हेल्प से हम लोग करते हैं, और टनल्स वगैरह में भी हम लोग पंपिंग करते हैं कंक्रीट का। वहाँ कोई और मेथड से पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ट्रेमी पाइप, ये पाइप का यूज़ करते हैं टनल्स वगैरह में। तो उस केस में एक डिज़ायर हमको स्लम्प की वैल्यू चाहिए, अगर कम हुआ तो कंक्रीट पंपेबल नहीं रहेगा, ज़्यादा हुआ तो सेग्रीगेशन वगैरह बिल्डिंग की चांसेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग एक हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन है स्लम्प कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 50 to 80, समटाइम्स 80 की जगह पे 100 mm भी लिखा रहेगा, ये वैल्यू mm में है। तो इस रेंज में देखते हैं, ये वाला लाई कर रहा, ये बेस्ट आंसर होगा। सेंटीमीटर में दिया हमने, ये mm में लिखा। और एक बात जानेंगे कि जो जो पाइप होता है उसका डायमीटर 3 to 4 टाइम्स होना चाहिए मैक्सिमम एग्रीगेट साइज से। बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। चलिए यहाँ पे टाइप भी कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या हो रहा है? लॉन्ग नैरो डायमीटर स्टील पाइप, स्टील लिखा हुआ है, स्टील पाइप आर यूज्ड फॉर द कन्वेइंग फ्रेश कंक्रीट डाउन टू द डेप्थ स्पेशली बिलो द वाटर बॉडीज। दिस पाइप आर कॉल्ड ट्रेमी पाइप, अभी हमने बताया। ठीक है, इसको भी टाइप कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन स्प्लिट टेंशन टेस्ट द नेचर ऑफ टेस्टिंग इज। ऑप्शन देखते हैं, क्यूबिकल स्पेसिमेन नहीं, क्यूबिकल स्पेसिमेन सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन यूज करा जाता है, जिसका डायमीटर होता है 150 mm और लेंथ होता है 300 mm। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बी पढ़ते हैं, द सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन, ठीक बात है, ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल कर्व सरफेस एरिया। ये सही बैठ रहा है, क्योंकि ये स्पेसिमेन होता है इस तरह का, इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल जो सरफेस है तो इसके ऊपर नीचे दोनों साइड से हम लोग लोड लगाते हैं और इसका स्प्लिट टेंशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बी वाला आंसर सही है, बाकी सब गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोल रहा है, एक्सेल कंप्रेशन बोल रहा है, और क्रॉस सेक्शन पे भी बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और थर्ड वाला भी यही कंप्रेशन बोल रहा है, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पर करते हैं। आउट ऑफ द 4 प्रोसेस लिस्टेड विच इज द लास्ट प्रोसेस। देखते हैं, कॉम्पैक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्शन जैसे ही प्लेसिंग करते हैं कंक्रीट का उसके बाद करते हैं। इवेपोरेशन भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद इवेपोरेशन होने के बाद ही सेटिंग और हार्डनेस होगा।
या फिर शीटिंग होते रहेगा और इवेपोरेशन भी साथ में होता रहेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये तो होने वाला नहीं है, कन्फ्यूजन है इस सेटिंग में और हार्डनिंग में। तो देखो सेटिंग कब होगा, जब सीमेंट में आप वाटर ऐड करोगे तो ये सेटिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उस जैसे जैसे सेटिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा वो सेट होता जाएगा, फिर हार्डनेस आएगा। तो हार्डनिंग जो है ये लास्ट होगा इसमें, तो आंसर इसका डी होने वाला है। और इसका हाँ, स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट भी याद रखना है इसी ऑर्डर में। पहले बैचिंग करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कौन सा इंग्रेडिएंट कितना कितना क्वांटिटी में होगा, नहीं वही होता है बैचिंग। उसके बाद फिर उसको मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर प्लेस कर देते हैं, फिर कॉम्पैक्शन करते हैं, फिर फिनिश करते हैं, मतलब फिनिशिंग वर्क करता है, मीन्स प्रॉपर शेप देते हैं उसको, और फिर क्यूरिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पहले इसका आंसर भी मैं डिस्प्ले करा दूँ, नहीं इसका आंसर तो हो गया डिस्प्ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या है, बोल रहा है M10 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सिंग रेशियो इज। तो M10 तो ठीक है देखेंगे, पहले हम लोग जितना भी है वो भी देख लेते हैं। जैसे M5 का जो रेशियो होता है 1:5:10, ये इसका डबल होता है। वैसे ही M7.5 की बात करें अगर, तो ये 1:, इससे 5 से जस्ट एक कम 4, और ये तो डबल होने वाला है 8। वैसे ही M10 का हो जाएगा क्या 1:, एक कम, 4 से एक कम तो 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। इसी तरह से M10 के बाद M15 1:2:4, M20 ये होता है 1:1.5 होता है, और यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन 37, स्टीम क्यूरिंग इज यूज इन। तो स्टीम क्यूरिंग जो होता है ये प्री कास्ट कंक्रीट में यूज़ करा जाता है। फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, वहाँ पे मास प्रोडक्शन करना होता है, तो स्पेस का दिक्कत होता है। तो अगर उतना देर तक करते रहेंगे, अगर नॉर्मल जो क्यूरिंग प्रोसेस है वो सबसे करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और क्या है कि मास प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग वहाँ पे स्टीम क्यूरिंग करा जाता है मास प्रोडक्शन के लिए। तो चलिए आंसर बी सही है। और भी बाकी जितने भी टाइप ऑफ क्यूरिंग देख लेंगे। स्टीम क्यूरिंग को एक्सेलरेटेड क्यूरिंग बोला जाता है, प्रीकास्ट वर्क में यूज करा जाता है। जैसे स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर जो होता है ये कहाँ पे करा जाता है, वर्टिकल मेंबर में करा जाता है। ये मेम्ब्रेन क्यूरिंग कहाँ पे करा जाएगा, जहाँ पे स्कैरिसिटी होगा वाटर का वहाँ पे करेंगे। और रोड वगैरह पे, रोड पे फ्लैट सरफेस पे या स्लैब पे, ये सब पे हम लोग वाटर को स्टेगनेट करते हैं, वहाँ पे ठहराते हैं, तो वो भी एक टाइप ऑफ क्यूरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। व्हाट इज द कन्वेयर सिस्टम यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द लूज मटेरियल लाइक सॉइल और कोल कॉन्क्रीट एक्सेट्रा विदाउट द नीड फॉर फुल टोटल इनक्लोजर। ठीक है, तो ये होता है बेल्ट कन्वेयर, ये आपको याद करना है, इसमें कुछ साइंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका नंबरिंग नहीं है, कितना नंबर था, 39 से 40 होगा। द बेस्ट टाइप ऑफ क्रशर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम सैंड, ये होता है BSI क्रशर, ये भी याद करना है आपको, BSI क्रशर। ये वर्टिकल शाफ्ट क्रशर होता है, इसका ये याद रखना है कि वर्टिकल शाफ्ट क्रशर होता है। हाँ, वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्ट क्रशर एक्चुअली पूरा इसका फुल फॉर्म ही याद रखना है, और एम सैंड के लिए यूज होता है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, in compaction factor test of concrete, if the compaction value is less than 0.95 and greater than 0.85 then the standard of workability is। तो क्या है कि 0.85 और 0.95 ये लिख लेंगे। इससे इधर कम अगर हुआ तो लो, इसके बीच में हुआ तो मीडियम, और इससे ज़्यादा हुआ तो हाई।